हम लोग के साथ शीतल पी सिंह साहब जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा नाम है मीडिया जगत के और बहुत लंबे समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान समय में सत्यहिंदी.com के साथ जुड़े हुए हैं। शीतल भाई साहब, आपका बहुत स्वागत। अब अभी आप डॉक्टर साहब की बात सुन रहे थे। आपसे तो चूंकि डॉक्टर साहब ने जितनी बातें कही, ये सारी बातें मीडिया जगत में अक्सर इस तरीके की चीजें लिखी और पढ़ी जाती हैं। अब पहले आप जो वैक्सीन से संबंधित जो बात है वो आप एक बार अपनी बात भी कह लें, फिर हम लोग डॉक्टर साहब से और जो आपसे जो सवाल हैं वो अपना आगे बढ़ाएंगे। पहले आप अपनी बात कह लें एक बार। मुझे आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आज पहली बार डॉक्टर अभय शुक्ला को सुन रहा हूँ और मैं इतने बढ़िया ढंग से इस बात को नहीं कह सकता। मैं स्वीकारता हूँ जितने बेहतर साफ सुथरे ढंग से उन्होंने वैज्ञानिकता को और उन्होंने जो हमारी प्रशासनिक खामियां हैं जिसकी वजह से हजारों लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया है इस सिस्टम में, जिसको सिस्टम कहा जा रहा है, जो भी आप उसको कहना चाहें, मैं कहूँगा कि मैं उतने अच्छे ढंग से व्यक्त नहीं कर सकता। डॉक्टर अभय शुक्ला ने बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही रीजनेबल एक नागरिक के तौर पर इस पूरे मामले को साफ किया है। मैं तो सुन रहा था, मुझे बहुत पसंद आया और मैं आपसे उनका नंबर लूंगा क्योंकि मैं भविष्य में उनसे बात करना चाहूंगा। बहुत ही क्लियर है वो चीजों पर, पॉलिटिकल चीजों पर, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों पर, साइंटिफिक चीजों पर और सोसाइटी में जो हो रहा है उस पर जो रिएक्शन किसी भी नागरिक का होना चाहिए, एक उस नागरिक का जो थोड़ी बहुत चीजों को जानता है। वो तो इस पेशे में ही है, डॉक्टर हैं, तो इन चीजों को बहुत अंदर से और साफ सुथरे ढंग से जान रहे हैं, गहराई से जान रहे हैं और उसका हल भी जान रहे हैं। उन्होंने जो हल बताया मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमारे कारपोरेट्स ने पिछले 1 साल में 13 लाख करोड़ से ज्यादा कमाया है, एक ऐसे समय में जब बाकी लोगों ने, जो गैर कारपोरेट आबादी है, उसने इससे दुगना गंवाया है। तो एक ऐसे वक्त में जब एक बहुत बड़ी आबादी अपना सब कुछ गंवा रही है, जो एमएसएमई वाले लोग हैं, जो छोटा बेचारे ठेला लगाते हैं, चाट बेचते हैं, कोई चीज, ये जो हमारा स्ट्रीट फूड बेचने वाला पूरा समाज है, आज जगह जगह राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है, सेमी और फुल, इन सारे लोगों का तो रोजगार छिन गया है। हम उन्हें पिछले साल से छोटा मोटा अन्न वन्न दे के जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन जरूरत सिर्फ 5 किलो अनाज या यही नहीं होता ना, इसके अलावा भी बहुत सारी जरूरी चीजें होती हैं। उनके लिए कुछ कैश की जरूरत होती है। वो कैश की हेल्प करने की बात बहुत बार हुई, वो सब तो कुछ हुआ नहीं और हमने उनको छोड़ दिया है। और उनकी हालत क्या है, वो जो गंगा नदी के घाट पे आप वो देख रहे हैं ना, बालू में लोगों के शव गड़े हुए हैं, ये वही गरीबी है जो जाके वहां गड़ गई, क्योंकि वो अपनी लाश को जलाने का पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे। तकलीफ इतनी ज्यादा हुई है और ये बिल्कुल सच है कि इसके लिए दरअसल तो वो जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक ही कह रहे थे, कल्पेबल होमिसाइड का मुकदमा बनता है इन लोगों पर। इन लोगों ने तो हत्या कराई है। इनकी ये उसको ज्यादा से ज्यादा लापरवाही के नाम पे छुप सकते हैं, लेकिन ये उससे बड़ा अपराध है, लापरवाही नहीं है। ये तो जानबूझकर अपने राजनीतिक फायदों के लिए बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे और सभा को देख के हमारे प्रधानमंत्री, जिनके पास कम से कम जो भी वो कहते हैं हाई पावर कमेटी, लो पावर कमेटी, मीडियम पावर कमेटी, जो भी है सब उन्हीं के पास है। हमारे आपके पास क्या है? ये तो डॉक्टर अभय शुक्ला बता दे रहे हैं, तो आप हम थोड़ा बहुत समझ रहे हैं कि वैक्सीन क्या है, मास्क क्या है, फलाना क्या है, लेकिन उनके पास तो हाई पावर कमेटी है। अक्टूबर 2020 में इस कथित हाई पावर कमेटी ने, जिसमें कोई जैसा मैंने तो पढ़ा ही है, मैं तो इसका विद्यार्थी उस तरह से हूं नहीं, रिपोर्ट से ही मैंने देखा है कि देश में जो एपिडेमियोलॉजी कहलाती है, ये मतलब इस तरह की बीमारियों के लिए, वो जो एक संस्थान है वो महाराष्ट्र में। तो चूंकि वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में एक दूसरे मोर्चे की सरकार है, तो उन्होंने उसको एक तरह से उसका इस्तेमाल न करने के लिए कि उसका चर्चा कहीं उस स्टेट को न मिल जाए, उसको फायदा न मिल जाए, एक हाई पावर कमेटी बना दी, जिसमें जितने लोग हैं उसमें ज्यादातर या तो अस्पतालों के मालिक हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो यस मैन है सरकार के। और एक व्याख्यान में सुन रहा था किसी एक विशेषज्ञ का, तो उन्होंने बताया कि हम दुनिया में जितने ये एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं उसमें से एक बहुत बड़ी संख्या भारतीयों की है, 30-20% के आसपास, जो दुनिया में जिनका नाम है। हमने उनकी योग्यताओं का कोई इस्तेमाल ही नहीं किया। और हम करते क्या, हमें तो अक्टूबर से पता था कि ये सेकेंड वेव आएगी तो क्या क्या डैमेज करेगी, उसके एंटिसिपेशन थे। मैं मानता हूं कि हो सकता है उन्होंने ना बताया कि 1 लाख 2 लाख लोग मरेंगे, 10,000 बताया होगा,
तो 10,000 लोगों की जान का कोई मतलब इस सरकार के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इन लोगों की हत्या का आरोप किस पर लगेगा? अगर उसकी तैयारी हमारे अस्पतालों में नहीं हुई, हमारे पीएससीज में नहीं हुई, हमने वैक्सीन के लिए ऑर्डर्स नहीं किए, हम शेखी बघारते रहे कि हम दुनिया के गुरु हैं और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वैक्सीन बनती है, ये कोई खुशी की बात नहीं कि आप इतना वैक्सीन पे निर्भर हैं। आप एक ऐसे देश है जो तमाम तरह की बीमारियों का इलाज नहीं कर पाते, इसलिए वैक्सीन लगाते हैं। आबादी बहुत बड़ी है, इसलिए वैक्सीन की सबसे बड़ी फैक्ट्री आपकी है। ये कोई काबिलियत नहीं है, ये एक स्थिति है कि आप चेचक का टीका लगाते हैं, दूसरी तमाम 10 वैक्सीन आप लगाते हैं, बच्चों से बात तक आते हैं, इसलिए आपके यहाँ वैक्सीन की एक बड़ी फैक्ट्री है। और आपके यहाँ लोग हैं, आप ये कर सकते थे, जैसे जो हमारी जो दूसरी वैक्सीन है जिसके लाइसेंस के राइट्स हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जिसको डेवलप करने का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, आखिर उस वैक्सीन को बनाने लायक हमारे यहाँ प्राइवेट और गैर प्राइवेट बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो वैक्सीन बना सकती हैं। तो आपने उस समय बड़ा आराम से इस लाइसेंस को आप 10 फैक्ट्रीज को दे देते। कोवैक्सीन तो कम से कम हम इतनी बना के भारत में दे सकते थे कि एक बड़ी आबादी को हम जो कोविशील्ड से फिल करना चाह रहे थे उससे ज्यादा हम कोवैक्सीन से फिल कर देते। नहीं किया तो हमने कुछ भी नहीं किया, तो हमने सिर्फ चुनाव लड़ा। और अब क्या किया, जब चुनाव लड़के आए और दुनिया भर के प्रेस ने जब हमको उल्टा टांग दिया, हम तो विश्व गुरु बन रहे थे, लेकिन टाइम से लेके हर मैगजीन ने जब अब उल्टा खड़ा कर दिया और भारत के भी अखबार और सोशल मीडिया पे आपके चिथड़े उड़ने लगे, तो आपने तुरंत अपने कंधे से जो हर चीज आपने सेंट्रलाइज कर ली थी उसको आपने तुरंत फेंक दिया स्टेट्स पे कि अब बदनामी स्टेट्स झेले। अरे भाई, स्टेट्स ग्लोबल टेंडर निकाल रही हैं, उनके पास क्या फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनके पास एम्बेसी का एक्सेस है? ये सब जिन देशों से आएंगी वैक्सीन, उनमें बात करने के लिए उनके पास क्या एक्सेस है? वो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो मुंबई का कारपोरेशन अगर ग्लोबल टेंडर निकाल रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई क्वेश्चन है, वो बेचारा कैसे जानेगा, कैसे पूछेगा? केंद्र सरकार के पास ये सब है। दुनिया में कोई ऐसा करता है कि इस जिम्मेदारी को केंद्र सरकार राज्यों पे फेंक दे और फिर कहे कि देखो हमने तो दे दिया, और फिर अनाउंस कर दे कि 18 साल से 45 साल वालों को लगाओ, वैक्सीन है ही नहीं, उंगली लगाएंगे। अब हर स्टेट के पास 3 दिन की वैक्सीन है। केरल, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तो हमें उन्होंने चिड़ियाघर में शेर के सामने जिंदा फेंक दिया, कहा बच के दिखाओ। एकदम इतनी लापरवाह ढंग से इस पूरे मामले को हमारे अनफॉर्चुनेटली पूरे जो भी उसको सिस्टम कहिए और यशस्वी प्रधानमंत्री कहिए, एक बहुत बड़े बहुमत की सरकार कहिए, 2-2 बार चुनी हुई सरकार कहिए, और जाने जा जो भी आप अच्छे विशेषण देना चाहे दे दीजिए, उन्होंने पूरी आबादी को कोरोना के सामने अपनी किस्मत से मरने के लिए छोड़ दिया। आप सोचिए, हम लोग तो उनकी बात ही नहीं कर पाते। हम सब लोग अपने लिए, मैं 30 साल 40 साल से पत्रकारिता में हूँ, जाने कितने मुख्यमंत्री वगैरह दोस्त वगैरह रहे, उनके साथ हेलीकॉप्टर में जहाज में घूमने को मिला, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री जानते रहे। अब बहुत दिनों से उस तरह से नहीं सक्रिय हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जानते हैं। मैंने बात की, आजकल मैं अपने गांव आया हुआ, तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आती रहती है, सब भेज देते हैं सोशल मीडिया पे कि साहब कह दीजिए आपके कहने शायद बेड मिल जाए। तो जो जिनको मैं जानता हूँ मैं भेजता रहता हूँ, पता नहीं उनको किसी को मिला कि नहीं मिला, लेकिन मैंने प्रयास किया। लेकिन एक दिन मैंने खुद के लिए पूछा कि भाई फोन करके कि अगर समस्या आ गई तो मुझे कहाँ रहना चाहिए, मैं गांव में रहूं कि दिल्ली के पास नोएडा में मेरा बेटा रहता है वहां आ जाऊं? तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि दिल्ली सरकार में एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति ने मुझसे कहा कि भाई साहब, मैं कोई वायदा नहीं कर सकता कि आपको मैं बेड दिला दूंगा। ये सिचुएशन थी आज से 3-4 दिन 5 दिन पहले तक, और अभी उसमें से बहुत सारी सिचुएशंस बनी हुई। तो आप सोचिए कि हम कहाँ फेंक दिए गए। तो वो सारे लोग जिनके पास ये एक्सेस नहीं है जो मेरे पास है, जो शायद डॉक्टर साहब के पास हो, जो शायद किसी और के पास हो, जो मुश्किल से कुछ लाख लोग हैं ऐसे, 1 करोड़ लोग ही तो हमारे यहाँ इनकम टैक्स देते हैं, तो 1 करोड़ को अलग कर दीजिए आप, तो 1 अरब 29 करोड़ लोगों के पास तो कोई एक्सेस नहीं है। वो गंगा नदी के किनारे जाके दफन किए जा रहे हैं। उस आबादी की तो हम बात ही करना, हमें पता ही नहीं है कि उनको कितनी तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, कितने अस्पतालों में और कितनी जगह उन्होंने अपने बीमारों को लेके क्या क्या भोगा है और कैसे तड़प तड़प के वो लोग मरे हैं। हम तो सिर्फ उतनी खबरें जानते हैं कि
बड़े गंगाराम अस्पताल में गैस खत्म हो गई तो 24 मरीज मर गए, या हम गोवा में आज 92 मरीज की खबर आई है, हम सिर्फ इतना ही जानते हैं ना। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये संख्या करोड़ों में है जो अस्पतालों में अपनी जान बचाने के लिए भटक रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई कहीं करने वाला कोई उपलब्ध नहीं है। एक बार फिर डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा उनको सुन के। मैं तो खैर बोलता ही रहता हूँ, लेकिन मैं उसका विशेषज्ञ नहीं, उतना बेहतर कहाँ से बोल सकता।